हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर बात करेंगे बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अधिगम एवं अधिगम के सिद्धांत। और यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आपके रिलेटेड हो गए आईपी पावलोव से रिलेटेड, इवैन्युएल पावलोव और उनका जो अधिगम सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। यदि आपके मन में कोई विचार है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आप रीड करेंगे। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में से आप अपना बेस्ट ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, चाहे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन यदि आपको समझ में आता है और आप अंडरस्टैंड करके इसका उचित प्रकार से जवाब दे देते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट्स और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो आंसर आपने यहाँ पर दे दिया होगा। आप क्वेश्चंस को पढ़ते हुए यहाँ पर उसका आंसर्स ऑप्शंस देख सकते हैं। चलिए मैं आपको और मदद कर देता हूँ। ऑप्शन 1 है यहाँ पे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शैक्षिक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। शिक्षक, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो यहाँ पर सीखना समृद्ध हो सकता है, मतलब सीखने में आप मदद कब कर सकते हैं, एक शिक्षक के साथ या शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से लर्निंग में आप किस तरीके से सहायता कर सकते हो। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन होगा कक्षा में आवधिक परीक्षाओं में अपेक्षित ध्यान दिया जाए। नहीं, परीक्षाओं में नहीं, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए। बिल्कुल बात सही है, आप रियलिटी से जोड़े। यदि आप रियलिटी से अब विद्यार्थी को जोड़ते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसका अंडरस्टैंड कराते हैं, उसकी वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाते हैं, उसके डेली प्रति डेली क्या हो रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, तो वो ज़्यादा उस चीज़ को सीख पाएगा, आसानी से सरलता से उसे जोड़ पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। कि यदि बच्चों को यहाँ पर हम लोगों को, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को यदि हमें यहाँ पर क्या पढ़ाना है, ऐसे अनार पढ़ाना है, तो बच्चों को यहाँ पे ऐसे अनार की पिक्चर दिखाई जाए और यहाँ पर जब अनार की पिक्चर दिखाई जाएगी तो बच्चा आसानी से उसको क्या कर पाएगा, अपने आप से कनेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इमेजेस में वो बच्चे आसानी से सरलता से कनेक्ट कर पाते हैं। कक्षा से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो बेस्ट वन है वो आपका सेकेंड ही है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग। और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, छोटी कक्षाओं में व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों को समझाकर उनकी क्रियाविधि द्वारा सिखाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड सिखाया जाता है, एक्शन पर ज्यादा वर्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो लर्निंग की प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो आपको बताना है। नहीं के रूप में जानना है आपका नॉट और लर्निंग प्रोसेस। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान एक ही मात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। हमें बताना है यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं अपने अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया। बिल्कुल बात सही है कि हम लोग जब कोई काम नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, उससे दिल चुराने लगते हैं या फिर बहाने करने लगते हैं। माने सपोज करो आपको क्या है, मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ बाजार से, मार्केट से कुछ सामान ले आओ, तो आप क्या करोगे, आप मम्मी को बोल दोगे मम्मी मेरा काम रह रहा है, मुझे स्कूल से काम मिला है, मैडम ने काम दिया, चाहे आपको वहां पे जाना ना, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है। तो ये आपके बहाने हो जाते हैं। तो आपको काम ना करने का वो भी एक तरीका आ गया ना। आपने भी कुछ सीखा ना कि आपको वहां पर काम नहीं करना, तो किस तरीके से करना, तो लर्निंग हो गई। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन केवल एकमात्र स्थान होते हैं जहां पर आपको लर्निंग की जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ जो सीखते हैं वो भी क्या आते हैं, लर्निंग ही तो होता है। सारा जो सीखते हैं, चाहे आप घर में, परिवार में, बड़ों के साथ, अपने स्कूल परिवेश में, वो भी लर्निंग होता है। इसलिए हम लोग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर स्कूल्स को ही क्या नहीं कह सकते, एकमात्र स्थान नहीं कह सकते। तो यही आपका
हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक लेते, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल है। सीखना लर्निंग और व्यापक प्रक्रिया ब्रॉड मानी जाती है। हर समय आप सीखते रहते हो जन्म लेने के बाद से, है ना, जन्म के बाद से जब आपकी यहाँ पर अंतिम सांस लेते हैं तब तक आपको लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल बात सत्य है। आप जब सीखते हैं तो किसी ना किसी गोल को आप टारगेट करते हैं। मान लें सपोज करो अभी आपको क्या है, आप यहाँ पर क्यों सीख रहे हैं, आपको सीटेट क्लियर करना है। क्या करना है, सीटेट क्लियर करना है, और सीटेट पास करना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, तभी तो आपका सीटेट क्लियर होगा। आपको यूपी टेट क्लियर करना है तो आपको यूपी टेट क्लियर करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसी तरीके से आपकी सारी चीज़ें गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन 2 का क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं हो जाएगी। 3 विशेषता, ये भी विशेषता है, ये भी, और 1 3 4 विशेषता, और सेकंड इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता। मतलब यहाँ पे क्या है, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे बताना नहीं के रूप में, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। देखिए यहाँ पर तीनों तो आपने देखा है, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स आपने देखे कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके अलग है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होते, बिल्कुल। आपने देखा कि भाई आपको क्या है, आपको आपने देखा उस गली में, जिस गली से आप आ जाए उस रास्ते से क्या है, वहां पे टूटा फूटा पड़ा है, उस रास्ते से नहीं आओगे आप। अगली बार आपने सीख लिया ना, फिर रास्ता खराब है, आपने बाजार गए, बाजार में आपने देखा कि दुकान वाला क्या है, सामान आपको पहले से क्या करता है, हाई रेट पे देता है, तो आप उसके दोबारा उसके पास नहीं जाओगे। आपने सीख लिया कि भाई वो हाई रेट बना के रखता है, अगली बार क्या करोगे, या तो आप उसके आधे दाम लगोगे। उसने कहा कि भाई 500 रुपये के आपका ये बैग है, आप क्या कहोगे, भैया हम तो 200 रुपये देंगे, है ना। ये करते हैं ना आप, भाई आपके जितने भी मार्केट्स है दिल्ली में, या फिर आपके लखनऊ में, या फिर आपके इलाहाबाद में, तो वो सभी इसी तरीके से करते हैं। मार्केट में, बाजार में जो सेलर होते हैं वो अपने आइटम्स का, प्रोडक्ट का क्या करते हैं, प्राइस हाई रख देते हैं, और उसके बाद वो तब सेल करते हैं। अब उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, बिना बार्गेनिंग किए सामान को खरीद लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीखना कैसी अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, नहीं, व्यवहार का अध्ययन नहीं। आप किसी के व्यवहार के बारे में यहाँ पर अध्ययन नहीं कर रहे, रिसर्च नहीं कर रहे, रिसर्च स्टडी नहीं कर रहे, तो ये आपका लर्निंग नहीं होगा। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि जब आप किसी चीज को नहीं करना चाहते, तो वो भी एक क्या है, एक लर्निंग है कि आप किसी काम को क्यों, कैसे और कब नहीं करना चाहते। आपको खेलने जाना है और आपको पापा ने कहा कि बेटा पानी भर के ला दूं, तो आप क्या करोगे, बाहर नहीं भरोगे, क्योंकि पानी आपको पता है कि आपको घर से तो भरना नहीं, घर से भरना होता है तो पापा खुद भर लेते हैं, तो आपको बाहर से लाना है। या फिर देखो अभी वैसे तो मॉडर्न जमाना है, लेकिन गाँव में ये सुविधा नहीं होती अभी भी, वहाँ पे आपको दूर से भी लाना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं, या फिर आप कुछ स्टेट्स हैं जो कि दूर दराज है, पहाड़ों पर है, वहाँ पे अभी भी घटनाएं यही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल है। सीखना क्या होता है, लर्निंग इज अ प्रोसेस विच चेंज आवर बिहेवियर, है ना। लर्निंग एक ऐसा व्यवहार है जिसके द्वारा हमारा जो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है। हमें पता था कि बाजार में हमें रास्ते में जा रहे हैं, और रास्ते में जाते वक्त हमने क्या है, यहाँ पे देखा हमें नाली है भाई, और इसको यदि कूदेंगे नहीं तो हम लोग कीचड़ में सन जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपना उसे कूदना सीख लिया, लर्निंग आ गई। या हमें साइकिल नहीं चलानी आती थी, स्कूटी नहीं चलानी आती, तो हमने क्या, अब सीख लिया। अब जब सीख लिया तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब आपके फ्रेंड आपको ये नहीं कह पाएगी कि भाई आपको स्कूटी नहीं चलानी आती है, या आपको कार नहीं चलानी आती, तो ये आप सीख लो। और जब सीख लोगे तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है, चाल बदल जाती है लोगों की। तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया, इसका थर्ड का सेकंड था, लेकिन बाकी मैंने आपको क्लियर करा दिए होंगे, समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड क्लियर हुआ। और यदि हुआ तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए कि भी वहाँ पे तेजेंद्र सर और बाकी उनकी जो टीचिंग टीम है, सारिका मैम और बाकी जो टीचर्स है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं और आपको एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से आपको
टीच करते हैं। काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति या बालक, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या बालक, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर कुन्नू है। अब भाई किसी को पर्टिकुलर मैं वो नहीं बात समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। कुन्नू है ये, और कुन्नू क्या कर रहा है, यहां पर मुन्नू के साथ जुड़ा है और उसका देखा उसने, मुन्नू क्या करता है, बड़ी जल्दी जल्दी अपने काम कर लेता और पूरा कर लेता है। इसने क्या किया, अपने यहाँ पर इसको देखा और देखकर इसने उसी तरीके से अपना काम पूरा कर दिया, और काम करने के बाद ये भी अपने खेलने निकल गया। अब इसने और भी अपने दूसरे दोस्तों को देखा, कुन्नू को देखा, मुन्नू को देखा, टुन्नू को देखा, चुन्नू को देखा, तो इसी तरीके से उसने अपने लर्निंग में परिवर्तन कर लिया और अपना काम करके एकदम फारिग हो जाता, सबसे पहले एकदम फ्री हो जाता, मस्ती करने लगता। अब इस तरह के व्यवहार को हम क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहेंगे, या अनुबंधन कहेंगे, या प्रायोगिक अधिगम कहेंगे, या आकस्मिक अधिगम कहेंगे। अब देखिए, आकस्मिक अधिगम होता है जब अचानक से कोई हम लोग लर्निंग करते हैं, सडनली लर्निंग हो जाती है, तो वो तो है नहीं, इसने सडनली तो किया नहीं, धीरे धीरे चेंज किया। अब प्रायोगिक अधिगम में भाई ऐसा तो नहीं रिसर्च कर रहा है, पहले इसका देखूं फिर उसका देखूं फिर उसका देखूं, नहीं ना। अब इसने तो अपना सीखना शुरू कर दिया, अनुबंध जोड़ा भी नहीं अपने आप को, कनेक्शनिज्म भी नहीं कह सकते इसे। तो यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक अधिगम, कि इसमें जो अपने समाज में अपने आस पड़ोस में जो देखा उसके अकॉर्डिंग इसने काम करना शुरू कर दिया, और ये अपना जैसे करता गया तो ये अपना इसने डेवलपमेंट कर लिया, विकास कर लिया, लर्निंग हो गई। अब इसी तरह के व्यवहार को हम क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं। किस प्रकार के, व्यक्ति के दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना लर्निंग कहलाता है। अपने आप से इसने प्रत्यक्ष अनुभव को नहीं, बल्कि दूसरे को देखकर, दूसरों ने कैसे किया उनका कॉपी करते हुए इसने सीख लिया, रियलिटी से नहीं भाई पहले करके सीखे देखे ऐसा नहीं, बल्कि दूसरों ने कैसे किया उसको कॉपी कर लिया। यह कहलाता है प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, बल्कि दूसरे के व्यवहार को सीखकर। कौन सा सीखना स्थायी होता है, इस लर्निंग को हम लोग परमानेंट लर्निंग कहते हैं, परमानेंट लर्निंग के रूप में, स्थायी लर्निंग के रूप में जानते हैं। परमानेंट लर्निंग क्या कहलाता है, परमानेंट लर्निंग तो किस रूप में मानते हैं आप, या रटकर, सुनकर, समझकर, या देखकर। बहुत ईजी सा है भाई, रटकर किए गए लर्निंग को आप परमानेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुछ समय के लिए होता है, टेम्परेरी होती है। कैसी लर्निंग होती है, टेम्परेरी होती है। सुनकर, लिसन कर, अब ये याद तो रहता लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहता। देखकर बात ठीक है, लेकिन इसमें हम 100% नहीं कह सकते, यहाँ पे 50% होता है, और लिसनिंग का अपने 20% मान सकते हैं। और समझकर ये आपका पूरा 100% कहा जा सकता है। यहाँ पर जब आप चीजों को अपने आप देखकर, सुनकर और समझकर करते हैं, मतलब चीजों को बेस्ट जो तरीके से करता है वो होता है अपने आप खुद प्रैक्टिकल करके, एक्शन करके वो कई ज्यादा चीजों को सीखता है। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम 100 मीटर दौड़ सकते हो आज बिना रुके, तुम 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो बिना रुके। अब पता चला है कि भाई आपकी क्षमता नहीं है 1 किलोमीटर दौड़ने की, आप 500 मीटर में ही सांस फुला के बैठ जाओगे। अब यदि आपने उस चीज को समझ के, अपना क्रिया करके, एकदम अंडरस्टैंड करके अपना उस चीज को देखा कि हाँ आपके रियलिटी में क्या है, तो उस चीज को ज्यादा आसानी से, सरलता से और लंबे समय तक याद रख पाते हो, देर तक। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। देखिए वाइगोत्स्की की यदि बात की जाती है तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने की किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुझे आप कमेंट्स करके बताइए जल्दी से जल्दी, और यदि आपको पता है तो आप इसका सीधे से जवाब दे सकते हैं। आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। यदि हम बात करें तो इनका सीधा सा है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है, सामाजिक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर सीधे सा आप समझ लीजिए, जहां पर समाज के बारे में लिखा मिल जाए वहां पर वाइगोत्स्की का आंसर निकल कर आ जाएगा 99%, है ना। तो आनुवांशिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, सामाजिक इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है।
शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बताना है आपको। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, या विषय वस्तु पर में प्रवीणता। यदि एक अध्यापक अपने टॉपिक्स में, अपने कंटेंट में अच्छे से प्रकार से पूरे प्रवीण है, तो वो क्या कर लेते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लेता है और आसानी से, सरलता से समझा देता है। यदि उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं हो, बैठने की व्यवस्था भी ना हो, तब भी वो उसे समझा सकता है। यदि उसके पास संसाधन भी ना हो, तब भी वो समझा सकता है। छोटे से होते ना, देख ना, एक अध्यापक, आपने देखा था कुछ दिनों पहले, एक अध्यापिका थी, उसके पास संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। उसने क्या किया, मोबाइल को अपने यहाँ पे हैंग किया, लटकाया और यहाँ पर मोबाइल लगाया और नीचे यहाँ पर अपने कॉपी पेन लिया और उसी से लिख लिख के बच्चों को पढ़ा रही थी। तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीके थे। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा, फिर उसने बोर्ड पे लिख के यहाँ पर किया कि यहाँ पर एक रस्सी बांधी, रस्सियों में उसे मोबाइल को लगाया, फिर वो अपने पढ़ा रही थी। तो इस तरह की पिक्चर्स, इमेजेस आपने बहुत बार देखते हैं। तो क्या है, तो संसाधनों की उपलब्धता किसी चीज को यहाँ पर करती है, लेकिन इतना नहीं प्रभावित करेगी। विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति होती है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये आपके हो गए, लेकिन मैक्सिमम नहीं हो गए। विषय वस्तु में प्रवीणता प्रभावित करती है। तो 7 का 4 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? 4 ऑप्शन में से आपका बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है। सीखने का क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक? देखिए, यहाँ पर भावात्मक आपका लर्निंग क्षेत्र नहीं होता, व्यावसायिक भी नहीं होता, आध्यात्मिक नहीं होता, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अनुभविक कहते हैं। यहाँ पर अनुभव के आधारित होते हैं, व्यवहार पर आधारित होते हैं, और यहाँ पर जो व्यक्ति अपने अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर सीखता है, लर्निंग कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगते हैं तो इस बात का संकेत करते हैं। मतलब आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको क्या करते हैं, आप उस चीज को बहुत बाहर से समझने लगते हो। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। भाई, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप बुद्धिमान है? नहीं ना, आप बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। भाई, हर एक बच्चा यहाँ पर बुद्धिमान है, सबको बराबर बुद्धि दी जाती है, बस उसका कौन कितना प्रयोग करता है ये उस पर निर्भर है। तो ये बात तो गलत है बिल्कुल। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, सीखने की योग्यता है ना आप में। देखो, लर्निंग कर रहे हो ना आप, डेली आप आते हो, डेली आप सीखते हो, कुछ ना कुछ नई चीजें सीख कर जाते हो, क्वेश्चन को आंसर भी देते हो, आप जवाब भी देते हो और अपन आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। भाई, आप तो अनुशासित हो, भाई डेली तो आप सीख रहे हो, डेली तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली क्वेश्चंस को देख रहे हो ना, तो ये क्या है, अनुशासन ही तो है। तो इस तरीके से तो कह नहीं सकते। तो यहाँ पर संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो सकता है। जब आपको लगे एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आते, तो आपको लगता है कि यार ये तो बार बार एक ही क्वेश्चन, तो ऐसा तो कर नहीं रहे हम लोग बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बार बार हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर ऐसे नहीं कर रहे, बार बार एक तरह के क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहे, हर बार कुछ नए क्वेश्चन लेकर आते, एवरीडे कुछ नया करते हैं, ताकि आपको कुछ यहाँ पर नया मिले, है ना। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है? पहले आईपी पावलोव ने, एक कुत्ता था, भाई देखना हंसना नहीं है यहाँ पर, ये मेरे छोटे, ठीक है, ये एक मान लेते हैं एक डॉग है, हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लगे आपको, ठीक है, इसका पैर ये हो गया, तो ये इसकी गर्दन, इसकी, हंसना नहीं है। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं ड्राइंग का टीचर नहीं भाई, है ना। तो बस यहाँ पर एक देख लिए, कुछ कहेंगे बगुला है, कुछ कहेंगे डॉग्स है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके यहाँ पर एक गर्दन पे एक सुराख किया और उसके यहाँ पर एक कटोरा रखा और फिर यहीं से रस्सी से बांध दिया। इसी तरह के यहाँ पर एक घंटी है। तो इस तरीके से यहाँ पर गतिविधि अपनाते हैं। तो इससे आपको देखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये 4 गतिविधि अपनाते हैं, 4 प्रकार के, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि थी वो आपको यहाँ पर जवाब देना है। पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि या तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो अब देखें, बताइए यहाँ पर क्या गतिविधि, कौन सी गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है इनकी? देखिए, पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। अब ये तो उसने गतिविधि नहीं की थी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं, बिल्कुल बात सही है कि पहले उन्होंने क्या की थी, बैल बजाई थी, है ना, ये बैल है आपकी, और बैल बजाने के बाद उन्होंने इसको, ठीक है, फिर खाना दिया, क्या दिया, और खाना देख के ये राल टपकाने लगा, ये राल टपका रहा था। तो ऐसी गतिविधि हुई थी ना। तो इस तरीके से आपका 10 का सेकंड जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में
भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? जब अब आपने एक एक्टिविटी देखी, जब उस एक्टिविटी में आपने देखा कि जब भोजन के पूर्व ध्वनि, जो किसी प्रकार की घंटी की हो, बैल की हो, जो ध्वनि बजाई गई, जो बैल बजाई गई थी, उस बैल को हम लोग यहाँ पर ध्वनि को क्या कहेंगे? ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? घंटी की जो आवाज होती है, ध्वनि की आवाज, घंटी की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, या विलंबित उद्दीपक, या ध्वनात्मक उद्दीपक? कुछ लोग यहाँ पर क्योंकि ध्वनि उत्पन्न हो रही है सीधे से जवाब देंगे ध्वनात्मक उद्दीपक, जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि आपने यदि मन लगाकर अच्छे से पढ़ा है टॉपिक तो आप इसका जवाब आसानी से सरलता से दे सकते हो। अनानुबंधित उद्दीपक नहीं होगा, ठीक है, विलंबित उद्दीपक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अनुबंधित उद्दीपक। क्या होगा? अनुबंधित उद्दीपक उस उद्दीपक को कहते हैं जो किसी चीज से जोड़ के कनेक्शन रख के दिए जाते हैं। मतलब जो आपका आर्टिफिशियल होती है एक्टिविटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुबंधित कहते हैं। और अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक है, उसे कहते हैं जो आपको रियल में होता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ करते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? अभी आपको यदि लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया, या अनानुबंधित उद्दीपक, या अनुबंधित अनुक्रिया। अब यहाँ पर भोजन दिया गया, अब भोजन दिया गया तो ये आपको पता है भाई उद्दीपक है, स्टिमुलस है, अनुक्रिया तो होगा नहीं, तो दो तो ऑप्शन आपने यहाँ पे काट देने। क्या होना? आपके दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पर काट देने हैं। भोजन की भाषा में क्या कहा जाता है? पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा? अनुबंधित उद्दीपक, या अनानुबंधित अनुक्रिया, या अनानुबंधित उद्दीपक, या अनुक्रिया? तो जल्दी से जल्दी बताइए, यहां पर पावलोव के प्रयोग में यहां पर किसे कहा जाता है? अनुक्रिया होगा नहीं, दोनों ऑप्शन कट गए हमारे, तो क्या होगा इसमें? अनुबंधित उद्दीपक हमने पिछले वाले में पढ़ा था तो होगा नहीं, अनानुबंधित हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका जवाब वहीं पर बता दिया था, आपको आसानी से सरलता से जवाब दे सकते थे। चलिए यहां पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। यानी हम किसी क्रिया को जब हम क्या करते हैं, मान लें सपोज लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पर हमने घंटी बजाई और घंटी यहाँ पर उपस्थित किए जाने पर हमने घंटी बजाना बंद कर दिया, वो क्या कहलाता है? बाह्य अवरोध नहीं, विलंब अवरोध नहीं, अनुबंधित अवरोध नहीं, बल्कि विलोप कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी गतिविधि को हम लोग विलोप कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? यदि हम यहाँ पर पावलोव के अनुबंधन में प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया, अब यहाँ पर अनुक्रिया की बात आ गई। और जब अनुक्रिया की बात आ गई तो यहाँ पर हम लोगों को अनुबंधित, ठीक है, या अनुबंधित अनुक्रिया, या अव्यक्त अनुक्रिया, या आदर्श अनुक्रिया, तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका। चलिए जल्दी जवाब देंगे, बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसमें यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। अनानुबंधित अनुक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ध्वनि की बात कर रहे हैं, और जहां पर ध्वनि की बात होती है वहां पर अनानुबंधित नहीं, बल्कि जो ये क्या है, रियल जो होती है रियलिटी से, और ये कैसी, ये आपकी आर्टिफिशियल है, ठीक है, अनुक्रिया है। जब आर्टिफिशियल अनुक्रिया होती है तो क्या होती है? अनुबंधित अनुक्रिया होती है। देखिए एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जब आपको निकल के आ जाते हैं। आज का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और आप मुझे जवाब बताएंगे, अपना कमेंट्स करके बताएंगे कैसी लगी आज की सीरीज, क्या आपको सारे समझ में आए, क्या आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए, क्या जो एग्जाम्पल दिए, क्या वो आपके रियलिटी से जुड़े हुए थे। देखिए हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष करते हैं, कुछ ना कुछ रियलिटी से, आपकी डेली लाइफ से प्रयोग करते हैं, आते हैं, आपको बताते रहते हैं, कुछ नया आपको देने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादन किया? तो ये तो आप सीधे से जवाब दे सकते हो, बहुत ईजी सा है। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया? और हम इन्हें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के रूप में जानते हैं। बीएफ स्किनर, सीएल हल, या एल थॉर्नडाइक, या आईपी पावलोव। तो यहां पर जल्दी से जल्दी बताइए, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत
क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? बीएफ स्किनर के? नहीं। सीएल हल? नहीं। एल थॉर्नडाइक? बिल्कुल नहीं, बल्कि आईपी पावलोव के द्वारा, इवैन्युअल पावलोव के द्वारा, जिनका यहाँ पर कुत्ते का अपना प्रयोग था, है ना। तो ये इनका सिद्धांत और इनकी क्रिया थी। आज का लेक्चर कैसा लगा? पसंद है? पसंद आया तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। यदि चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं यहाँ पर आपका अब इस सीरीज को ओवर करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।